नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वो इस हफ्ते 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, यूएई, बहरीन और सेशल्स। सेशल्स वैसे देखो गल्फ में नहीं आता है, इंडियन ओशन में आता है। पिछले 6.5 सालों में यानी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देखो फॉरेन पॉलिसी के मामले में इंडिया ने गल्फ रीजन को और इंडियन ओशन रीजन को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। और वैसे उससे पहले कि हम बात करें, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने गल्फ रीजन को एज ए सोर्स ऑफ ऑयल एंड लेबर एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशन के तौर पर देखा। मतलब गल्फ रीजन एक ऐसा रीजन जहां से ऑयल को इंपोर्ट किया जा सकता है और जहां पे इंडिया की लेबर जाके काम कर सकती है। यह नजरिया था इंडियन पॉलिसी मेकर्स का गल्फ रीजन के प्रति। नाम यहां पे लिया जाता है वैसे इंडियाज मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो चाहती है कि किसी देश का इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इंडिया की अप्रोच गल्फ रीजन के प्रति दशकों तक ब्यूरोक्रेटिक थी। मतलब इंडिया की अप्रोच ऐसी थी कि ठीक है, ऑयल इंपोर्ट कर लो और लेबर एक्सपोर्ट कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपस में पॉलिटिकल कोऑपरेशन नहीं होगा, ऐसा इंडिया का मानना था। क्योंकि इंडिया गल्फ रीजन को पाकिस्तान के चश्मे से देखता था। इंडिया को लगता था कि अरे ये गल्फ कंट्रीज जो है ना, ये मुस्लिम देश हैं, ये पाकिस्तान के ही दोस्त हैं, इनकी हमारे साथ दोस्ती नहीं हो सकती। जबकि देखो दूसरी तरफ ये गल्फ रीजन वाले चाहते थे कि पाकिस्तान से हटके इंडिया के साथ एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हमारी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट पिछले कुछ सालों में इंडिया की जो दोस्ती है गल्फ कंट्रीज के साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। खास करके पिछले 10-15 सालों की हम बात करें, 2000 के बाद की बात कर लो आप। 2006 में सऊदी अरेबिया के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद 2010 में भी एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो पिछले 20 सालों में गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। इसके बाद देखो आर्टिकल में एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है खलीजी कैपिटलिज्म। खलीजी का मतलब अरबिक में होता है गल्फ, मतलब गल्फ कैपिटलिज्म कह लीजिए या फिर खलीजी कैपिटलिज्म कह लीजिए, एक ही बात है। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो इसका मतलब ये है कि पिछले कई सालों में गल्फ कंट्रीज में बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स इमर्ज होके आए हैं, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स आप मान लीजिए। तो जैसा कैपिटलिज्म यूएसए में, वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है, उसी प्रकार का कैपिटलिज्म गल्फ कंट्रीज में भी देखने को मिला है। पैसे इतने ज़्यादा हो गए हैं काफ़ी सारे गल्फ कंट्रीज के पास, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कि अब वो बल्कि अपना पैसा दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ ऑयल से कमाई आएगी तो एक ही चीज़ पे हम डिपेंड होंगे, तो वो अपने पैसों को दूसरे देश में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से कुछ रेवेन्यू कमाने के लिए, वहाँ से कुछ रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। इसे कहा जाता है सोवरेन वेल्थ फंड। मान लीजिए यूएई ने अपना पैसा इंडिया के किसी प्रोजेक्ट में लगाया रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, तो उसे कहेंगे सोवरेन वेल्थ फंड्स। वैसे देखो सोवरेन वेल्थ फंड का मकसद सिर्फ रिटर्न्स जनरेट करना ही नहीं होता, दूसरे भी होते हैं, जैसे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ सेविंग करके रखना, लिक्विडिटी अगर ज़्यादा है तो उसे इस्तेमाल करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, ये भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोवरेन वेल्थ फंड को क्रिएट करने के। राइटर ये कहते हैं देखो फाइनेंशियल क्लाउड जो बड़ा है गल्फ कंट्रीज का, तो इससे उनका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बड़ा है, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि इंडियन ओशन में। इसके बाद बात की जाती है वेस्टर्न इंडियन ओशन की। ये हमने बात की पीछे गल्फ रीजन की, अब हम बात करेंगे वेस्टर्न इंडियन ओशन की। कैसे? वेस्टर्न इंडियन ओशन भी इंडिया के लिए एक प्रायोरिटी रहा है फॉरेन पॉलिसी के मामले में पिछले कुछ सालों में। देखो पिछले 6 सालों में इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ वो चेंज हो गया है। ट्रेडिशनली हम फोकस करते थे सिर्फ मॉरिशस पे, क्योंकि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा काफ़ी ज़्यादा है। बट 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया ना सिर्फ मॉरिशस में बल्कि सेशल्स में भी, और उस समय इंडिया ने अपनी इंडियन ओशन पॉलिसी को आर्टिकुलेट किया और इंडिया ने ये माना
कि इंडियन ओशन में ये छोटे छोटे जो आइलैंड स्टेट्स हैं इनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है, ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साउथ ब्लॉक में इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, मतलब इंडिया ने इंडियन ओशन डिवीजन में मॉरिशस और सेचल्स के अलावा मडागास्कर और कोमोरोस को भी शामिल कर लिया। इंडिया ने फ्रांस के साथ मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इंडियन ओशन में फ्रांस के पास काफ़ी टेरिटरी है, जैसे एक आइलैंड है रीयूनियन, ये फ्रांस के पास है। पुराने समय में जब इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो कुछ टेरिटरी इनकी अभी भी पड़ी है दूर दराज के एरियाज में भी। तो इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस के पास एक आइलैंड है रीयूनियन। इवन देखो, जैसा आपको पता है, गोवा पुर्तगाल के पास था 1961 तक, और पुर्तगाल बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है इंडियन ओशन कमीशन में भी अब एक ऑब्जर्वर बन गया है। इसके साथ साथ एक जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है। ये रीजनल फ्रेमवर्क है पायरेसी के अगेंस्ट कोऑपरेशन करने के लिए गल्फ कंट्रीज के बीच, हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज के बीच और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के बीच। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जैसे अरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, ये सब देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो गल्फ के बीच, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन होता है पायरेसी के अगेंस्ट जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में, और इंडिया भी अब इसका ऑब्जर्वर बन गया है। तो इन पॉइंट्स की सहायता से राइटर कहते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में जो देश आते हैं उन पर भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है पिछले 6 सालों में। अब बात करते हैं राइटर खास करके गल्फ कंट्रीज़ पर, कि जो हमारे विदेश मंत्री जाएंगे यूएई और बहरीन में, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एक एक करके 5 पॉइंट्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट देखो, कोविड-19 की महामारी के बाद इस पूरे रीजन में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी काफ़ी आई है। ये देश जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया अब ये प्लान कर रहे हैं कि लोकल लोगों को रोजगार ज़्यादा दिया जाए बजाय कि बाहर से आने वाले लोगों को देने के। आपको जैसा पता है, इंडियन मूल के बहुत सारे लोग यहां पर काम करते हैं। अकेले यूएई में ऑलमोस्ट 30 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। तो इस विजिट की सहायता से कोशिश ये होगी हमारे विदेश मंत्री की कि यूएई और बहरीन को बोला जाए कि आप इंडियन डायस्पोरा के जो लोग वहां पे काम करते हैं उनके खिलाफ विपरीत नीतियां आप मत अपनाइए, उनको काम करने दीजिए। मतलब ऐसा कन्विंस कराने की कोशिश की जाएगी विदेश मंत्री के द्वारा यूएई को कि इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं आप उनके अगेंस्ट वाली एडवर्स पॉलिसीज मत अपनाइए। इसके साथ साथ देखो, कोशिश ये भी होगी कि जो लार्ज लेबर फोर्स है गल्फ में, हमारी 80 लाख टोटल गल्फ कंट्रीज में भारतीय मूल के लोग काम करते हैं, उनके लिए वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करना। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है गल्फ के साथ और ज्यादा कोऑपरेशन की संभावना को तराशना। देखो, जैसा हमने इस आर्टिकल की शुरुआत में भी डिस्कस किया, गल्फ कंट्रीज काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं ऑयल पर। वो ऑयल को बेचते हैं, उससे रेवेन्यू कमाते हैं और इसी से उनकी इकोनॉमी चलती है। बट अब गल्फ कंट्रीज ये चाहते हैं कि देखो, सिर्फ ऑयल पे अगर हम डिपेंड रहेंगे अपनी इकोनॉमी के लिए, कल को बहुत नुकसान हो सकता है। तो गल्फ कंट्रीज अब अपनी इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई करने में लगे हुए हैं कि थोड़ा बहुत पैसा हम दूसरे सेक्टर्स से भी कमाएं। इसलिए गल्फ कंट्रीज नए नए अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्मार्ट सिटीज, स्पेस कॉमर्स। और इनमें से काफी सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें इंडिया की एक्सपर्टीज है। तो उन सेक्टर्स में काफी कोऑपरेशन की संभावना है इंडिया और गल्फ कंट्रीज के बीच। इसके अलावा देखो, जैसा हमने डिस्कस किया कि गल्फ कंट्रीज के पास पैसा ज्यादा है, वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं दूसरे देशों में, फॉर एग्जांपल सोवरेन वेल्थ फंड्स के थ्रू, और इंडिया को इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इस मामले में भी कोऑपरेशन की काफी ज्यादा संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई में विजिट किया था 2015 में, और उस समय अबू धाबी ने कमिट किया था कि $75 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखो, जैसा हमने डिस्कस किया कि गल्फ कंट्रीज का जो फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ा है, इनकी जो फाइनेंशियल पावर बढ़ी है, इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है, इसका असर गल्फ कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी देखने को मिला है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मतलब गल्फ कंट्रीज
आज के समय में मिडिल ईस्ट में एक ब्रॉडर पॉलिटिकल नैरेटिव को शेप कर रहे हैं। आपने देखा कि इस प्रकार से यूएई और बहरीन ने अब अपने रिश्ते इजराइल के साथ पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर लिए हैं। क्या कुछ समय पहले तक आप ऐसा सोच सकते थे? नहीं। वैसे तो देखो काफ़ी सारे रीजंस हैं कि गल्फ कंट्रीज अब इजराइल के साथ रिश्तों को क्यों नॉर्मलाइज कर रही हैं, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये भी है कि अब फर्क नहीं पड़ता गल्फ कंट्रीज को, क्योंकि गल्फ कंट्रीज इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। और भी रीजंस हैं, जैसे कॉमन दुश्मन दोनों का ईरान है, यूएसए फैसिलिटेट करवा रहा है इनके बीच में दोस्ती। खैर, इसके बाद चौथा पॉइंट ये है, गल्फ कंट्रीज की जो एबिलिटी है रीजनल कन्फ्लिक्ट्स को इन्फ्लुएंस करने की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अफगानिस्तान से लेके लेबनान, लीबिया से लेके सोमालिया, ये जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं इनकी आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की, जैसे बातचीत को फैसिलिटेट करवाना, ये एबिलिटी गल्फ कंट्रीज की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है पिछले कुछ सालों में। और खलीजी कैपिटल यानी गल्फ कैपिटल का वेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इंडियन ओशन में कई तरह से। इसका मतलब ये है इंडियन ओशन में ये छोटे छोटे जो आइलैंड स्टेट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है इन गल्फ कंट्रीज के द्वारा। गल्फ कंट्रीज आज के समय में अपने फ्रेंडली कंट्रीज को, जो इनके दोस्त देश हैं, उनको इकोनॉमिक और सिक्योरिटी असिस्टेंस देते हैं, वहाँ पर पोर्ट बिल्ड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, मिलिट्री बेसिस को एक्वायर करते हैं, और अगर लड़ाई चल रही हो दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच, वहाँ पे पीस को फैसिलिटेट करते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स की सहायता से आप देख सकते हो कैसे एबिलिटी जो है वो बढ़ी है गल्फ कंट्रीज की पिछले कुछ सालों में। यूएई देखो आज के समय में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का चेयरमैन है और इंडिया के साथ काम करने को इच्छुक है जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में। तो इंडिया को भी उतनी ही तत्परता दिखानी होगी सऊदी अरेबिया और यूएई, बाकी इसके अलावा बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर काम करने के लिए। पांचवा पॉइंट है, देखो एक चीज जिस पर इंडिया ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। पहले इंडिया को यह लगता था ये जो गल्फ कंट्रीज हैं यहां पे मोनार्की है और ये काफी ज्यादा यहां पर कंजर्वेटिव सोसाइटी है, और इवन सरकार भी सोसाइटी में रिफॉर्म लाने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। बट देखो अब ऐसा नहीं है। अब जो ये गल्फ कंट्रीज की सरकारें हैं, बेशक मोनार्कीज हों, इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाने पर काफी फोकस किया है। जैसे महिलाओं को ज्यादा राइट्स दिए गए हैं, रिलीजियस फ्रीडम ज्यादा दी गई है पहले की अपेक्षाकृत, टॉलरेंस को प्रमोट किया जा रहा है, और एक नेशनल आइडेंटिटी डेवलप की जा रही है जो कि धर्म से इतर है, धर्म से अलग है। और इस मामले में यूएई तो देखो लीडर साबित हुआ है। अगर हम बात करें कि यूएई ने कौन कौन से चेंजेस अनाउंस किए हैं इस महीने, आप देख सकते हो। पहले क्या होता था, शराब पीना ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी यूएई में, बट अब इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अनमैरिड कपल्स भी साथ रह सकते हैं, उनको परमिशन मिलेगी। और महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, ओनर क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया में ओनर किलिंग होती है, उसी प्रकार से इन गल्फ कंट्रीज में महिलाओं के अगेंस्ट ओनर क्राइम होते हैं। ओनर को बचाने के नाम पे महिलाओं पर एट्रोसिटीज की जाती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसे भी क्रिमिनलाइज अब कर दिया गया है, यानी ओनर के नाम पे कोई भी महिला पर अत्याचार नहीं कर सकता। इसके अलावा यूएई ने लॉन्ग टर्म वीजा का भी प्रोविजन किया है। तो ये सारे रिफॉर्म्स यूएई लेके आया है इस महीने की शुरुआत में। तो आप देख लीजिए, पहले इंडिया की जो अप्रोच थी कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये कंजर्वेटिव सोसाइटी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पैसा भी देते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मदरसों को, और काइंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है वो इन कंट्रीज़ के डोनेशन के वजह से भी बढ़ रहा है। तो अब हम, पहले इंडिया ये सोचा करता था, अब हमको एक अलग प्रिज्म से सोचने की आवश्यकता है गल्फ कंट्रीज़ को। और इवन गल्फ कंट्रीज़ भी देखो रिफॉर्म इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि जो गल्फ कैपिटलिज्म यानी खलीजी कैपिटलिज्म बढ़ा है गल्फ कंट्रीज़ में, वो सर्वाइव नहीं कर सकता कंजर्वेटिव रिलीजियस सोसाइटी में। तो सोसाइटी में रिफॉर्म्स आएंगे तभी ये जो खलीजी कैपिटलिज्म है ये सर्वाइव कर पाएगा। तो अब एक चीज़ ये बोली जाती है कि मोनार्कीज जो हैं गल्फ कंट्रीज की, जो गल्फ कंट्रीज में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही हैं, तो अब उनको सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को।
और पुरानी जो परिसेप्शन है गल्फ रीजन के प्रति, उस परिसेप्शन को त्यागना चाहिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सी राजा मोहन का गल्फ रीजन और इंडियन ओशन की बढ़ती इंपॉर्टेंस से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।